योगी और मोदी का जो ये जोड़ी है, यानी इसको रंगा और बिल्ला की जोड़ी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं। और वर्तमान समय में बीजेपी सरकार एकदम से हर मामले में फेल हो गई है। लेकिन कांग्रेस 2022 में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है गांधीवादी जो कांग्रेस है, यानी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है कि लड़ेगी, पूरी शिद्दत। काम धंधा इतना भुखमरी के आगार पे चल रहा है कि भाजपा सरकार को तो हम धन्यवाद बोलते हैं कि अब मतलब कि पूरे सबको तो ले डूबे हैं, लेकिन अब वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीति है। रुद्राक्ष बना है, उसके पहले वहाँ प्रेक्षागृह बनी थी। अब प्रेक्षागृह में गरीब परिवार का व्यक्ति भी 5,000 रुपये, क्या कहते हैं कि 5,000 रुपये में अपनी बुकिंग को कराता था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बचे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से कमर कस रही है और तैयारियां की जा रही हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे उतरे हुए हैं। एनएमएफ न्यूज़ की टीम इस बात का पता करने की कोशिश करे कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची हुई है वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है और पूर्वांचल के तरीके से इसको ये कहते कि राजनीतिक जो पूरी लहर उठती है उसका केंद्र बनारस है। तो हमारे साथ बनारस के कुछ लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं कि चुनाव पे इस समय वाराणसी में क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारस वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताइए कि चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या माहौल इस समय है? माहौल पूरी तरीके से जो है बदला हुआ है और योगी बाबा के ताव के खिलाफ जनता अब बदलाव चाहता है। योगी बाबा के अलगाव के खिलाफ अब जनता बदलाव चाहता है। योगी बाबा जिस तरीके से महिलाओं का चीरहरण करा करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, योगी बाबा पुलिस को लगा करके जिस तरीके से विपक्षियों को लाठियों और डंडों से पीट करके उनको जेल में नाजायज रूप से डाल रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी आक्रोश है। बहन बेटियां हैं, नौजवान साथी हैं जो रोज़गार के सवाल पर लड़ रहे हैं। योगी और मोदी का जो ये जोड़ी है, यानी इसको रंगा और बिल्ला की जोड़ी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं। ये एक तरीके से पूरी लूट तंत्र का व्यवस्था जो स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कोरोना काल से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, और अब जिस तरीके का जो है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, तो फिर से दंगा और हिंसा का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद के खेमे में जिस तरीके से लोगों को लड़ाया जा रहा है, उस युद्ध के खिलाफ जो है हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग और खासकर बनारस पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ के आंगन में योगी और मोदी के जड़ को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। प्रदेश की बात होगी, अगर हम बनारस की बात करें, 8 विधानसभा है यहाँ पे, 8 विधानसभा में क्या स्थिति है? देखिए, पहले तो एक जादूगरी चल रही थी और एक बड़ा सेंटर बना करके जो है योगी बाबा और भारतीय जनता पार्टी और मोदी बाबा ने पूरे 8 विधानसभा पर अपने विधायकों को जिता लिया है। लेकिन अब सवाल इतर सा हो गया है पत्रकार महोदय, आप दिल्ली के बॉर्डरों पर जिस तरीके से किसानों का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, पिछले 8 महीने से हमारे किसान साथी बैठे हुए, पूरे देश से किसान जो है मारे जा रहे हैं। उस पर आप अगर इस बात को देखेंगे तो गांव-गिरांव में किसानों को लेकर के बड़ी तेज़ी से जो आक्रोश है, शहरों में रोजगार को लेकर के नौजवानों के बीच में बड़ी तेज़ी से आक्रोश है जो है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, थानों पर जो लूट हो रही है और चौराहों पर जो मास्क और हेलमेट के नाम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस तांडव कर रही है, इसके खिलाफ लोगों के मन मिजाज में ये हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि महंगाई हर एक आम घर में और हर एक आम जिंदगी को तबाह करने पर जिस तरीके से लगी हुई है, इससे पूरी तरीके से लोगों ने मन मिजाज बना लिया। योगी बाबा यानी अजय सिंह बिष्ट के क्रूर शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर यादव है। कुंवर जी, ये बताइए कि बनारस के 8 विधानसभा में लगभग 3 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो 8 विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या क्षेत्र का? देखिए पत्रकार महोदय, 8 विधानसभा की तो अगर हम बात करेंगे तो अब हमको झूठा ठहरा देंगे। मैं बात करता हूँ 388 उत्तरी विधानसभा की, जो वहाँ का मैं खुद एक वोटर हूँ, बशिंदा हूँ। और यहाँ के जो 388 विधानसभा के जो प्रत्याशी, जो हमारे भावी विधायक जी रविंदर जायसवाल जी थे, वो अब उत्तरी से अब वो मंत्री बन गए। लेकिन आप हमारे वार्ड में जाकर के जब देखेंगे तो सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर के पानी में, जलकल के पानी में मिल करके एक दूसरे के घर में जा रहे हैं। कोई कार्य उत्तरी विधानसभा में नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि भैया वो मोदी के आदमी हैं, विधायक हैं, और अब वो मंत्री हो गए। और जब से वो मंत्री हो गए तब से वो क्षेत्र से एकदम लापता और नदारत है, क्षेत्र से वो एकदम हटे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जो सिटिंग विधायक हैं, अगर वो एक बार फिर प्रत्याशी होते हैं, तो क्या वो बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट किया, उनकी रैली के बिना वो जीत सकते अपने दम पे? अगर बात करिए कि वो प्रधानमंत्री की, अगर वो प्रत्याशी हैं, अगर वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, अगर उनकी आप बात करिए तो बिना माननीय मोदी जी के
पत्रकार महोदय जी, बिना माननीय मोदी जी करके सभा के वो कभी नहीं जीत सकते हैं। इसमें आपका कैंट भी है, दक्षिणी भी है और उत्तरी भी है। ये तीनों विधायक अगर इस पे अगर माननीय मोदी जी अगर सभा नहीं करते हैं तो मैं लिख के दे देना चाहता हूँ, ये कभी नहीं जीत सकते। क्या कहना चाहेंगे, आप बहुत तजुर्बे वाले हैं, क्या है इस समय बनारस की एक्चुअल स्थिति? देखिए ऐसा है ना, विकास तो हो रहा है, विकास जो हो रहा है वो सिर्फ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है, जैसे टीएफसी है, अभी रुद्राक्ष का इनॉग्रेशन हुआ, गंगा में बड़े बड़े जो वो आ गए। ये जमीनी स्तर का तो कोई विकास नहीं हुआ। गरीब किसान मजदूर तो आज भी उसी तरह से परेशान है। 8 माह से किसान जो है लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर परेशान है। आज तक किसानों को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वाराणसी के जो किसान हैं उनकी ज़मीनें भी जो है कंक्रीटों में बदल रही हैं। किसान में बदल रही तो मुआवजा भी तो भारी भरकम मिल रहा है। वही अपने अस्तित्व से जो है कि बिछुड़ रहे हैं लोग, और जो उत्पादन है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। अब उनको भगोड़ा किया जा रहा है। अब किसान जो है अपनी ज़मीनों से दूर जाने का एक सिंगूफे में फंस गए हैं। न उत्पादन का उनको सही मूल्य मिल रहा है, न सरकार उनको सही रूप से मुआवजा दे रही है। अब वो न घर के हो रहे हैं न घाट के, न बच्चों को उनके रोज़गार है, न कोई व्यवसाय है, न कोई इंडस्ट्रीज है। शहर के भीतरी इलाकों का क्या हाल है? शहर के भीतरी इलाकों में तो सिर्फ मंदिर की चमचमाहट और सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। गंगा में आज भी सीवर गिर रहा है, उसको बंद करने में इनको 4-5 साल 7 साल लग गए। सारा पैसा तो सीवर बंद करने में ही चला गया और आज तक उससे ये निजात काशी को नहीं मिल पाया। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है कि अब चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सीधे सीधे टक्कर होने वाली है? देखिए, चुनाव में सदैव शासक वर्ग से आम गरीब मजदूर नौजवानों के जो हित में लगे हुए हैं लोग उनसे बराबर प्रतिद्वंदिता बनी हुई है। और वर्तमान समय में बीजेपी सरकार एकदम से हर मामले में फेल हो गई है। मजदूरों के मामले में, युवाओं के नौकरी के मामले में, किसानों के उत्पादन का उनको सही रेट नहीं मिल रहा है। आज किसान की ज़मीनें जो है एकदम से बेहाल और बदहाली हालत में। किसान अपन को न सही रूप से बिजली खाद पानी की कोई सुविधा नहीं है। विकास का एक ऐसा ढांचा है कि जिसमें मूलभूत भारत किसानों का देश है। 75% आबादी को आप अडानी अंबानी के हाथ गिरवी रखकर कौन सा सब्जबाग दिखाना चाहते हैं? आप ये बताइए हमसे कि क्या लगता है कि बीजेपी को इस बार कौन पार्टी टक्कर दे सकती है, क्योंकि बीजेपी तो है। मैं एकदम साफ और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट लड़ाई कांग्रेस से है। कांग्रेस से इसलिए इसकी तो जमीन ही अपनी मजबूत नहीं है। आप अगर बनारस में बात करें तो बनारस में खुद ही 2 गुट है। पत्रकार महोदय, लगता है कि आप एकदम अंधभक्ति की तरह हैं। नहीं, अंधभक्ति नहीं, बनारस में 2 गुट नहीं है, अजय राय गुट और राजेश मिश्रा गुट। कोई गुट नहीं है यहाँ, पूरी कांग्रेस एक है। पूरी कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में एक है और कांग्रेस इसलिए भाजपा से लड़ रही है क्योंकि पूरी तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस के लोग एक हैं और सदा एक रहेंगे। ये कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है, जो खोई हुई जमीन थी उसको थोड़ा मजबूत कर दे, लेकिन लड़ाई में तो फिलहाल बिल्कुल लड़ाई में है। कौन लड़ाई में है? अगर कांग्रेस लड़ाई में नहीं है तो कौन लड़ाई में है? समाजवादी पार्टी दम भर रही कि हम कहाँ से दम भर रही है? कहाँ से बोली? वो अपने नेताओं को खुद नहीं छुड़ा पा रही है। माननीय आजम खां बंद है, क्या समाजवादी पार्टी ने एक बार बोला? नहीं बोला। कांग्रेस ने उस पर बोला, तो कैसे आप कह देंगे समाजवादी पार्टी फाइट में? उनके तो खुद ही 17 सीटों पे जिला पंचायत चुनाव हुए, वो अपने प्रत्याशियों के पर्चे नहीं भरवा पाए और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी फाइट में है। अच्छा, तो मतलब कि फिर कौन है? कांग्रेस है। यूपी में आ रही है कांग्रेस, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का कौन चेहरा होगा, आपको क्या लगता है यूपी में? देखिए, यूपी का मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय प्रियंका जी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। हो रहा है तो वो शेष पार्टी नेतृत्व का कार्यक्रम है, वो पार्टी समझे कि कौन चेहरा होगा। लेकिन आम जी बिल्कुल प्रियंका जी हैं जो युवाओं के लिए लड़ रही हैं। आप नौकरियों की बात कीजिए, कल ही देखिए वो लखनऊ में प्रियंका जी आई हुई थी, पूरी तरीके से दम भरी। लखीमपुर में गई, जिस महिलाओं के संग छिड़खानी हुई वहाँ गई, उनके पल्लू को खींचा गया तो वहाँ गई, संवेदनाएं दी। तो उत्तर प्रदेश में सच्चाई है कि पार्टी पूरी तरीके से 2022 में भाजपा की निश्चय नाबूद करके वो सत्ता में आ रही है। ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी का जादू नहीं चलेगा। ओवैसी का जादू अगर आपको देखना था तो आप बंगाल जाके देख चुके होंगे पत्रकार महोदय। लेकिन काटने का तो काम करता है। कुछ नहीं काटने का काम करता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारे मुसलमान भाई पूरी तरीके से अपने मन और मिजाज को बना चुके हैं कांग्रेस की ओर जाने के लिए, क्योंकि हर एक मुद्दे पे कांग्रेस ने शुरू से लड़ा है। चाहे वो बढ़ते गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर के लड़ा हो, चाहे बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के लड़ा हो, चाहे बढ़ते बिजली के बिल को लेकर के लड़ा हो, लेकिन कांग्रेस 2022 में
पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में जा रही है। मिश्रा जी ये बताइए क्या लग रहा है किन पार्टियों को सीधे टक्कर होने वाली इस विधानसभा चुनाव में? मैं सहमत हूँ अपने भाई से। हमको लगता है कि जल्लादी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है गांधीवादी जो कांग्रेस है, यानी नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है कि लड़ेगी पूरी शिद्दत के साथ। ये कि अगर आप लोग को वोट देने जा रहे हैं तो इस बार क्या अपने प्रत्याशी को देख के वोट देना है कि पार्टी को देख के वोट? नहीं, प्रत्याशी का भी तो कुछ व्यक्तिगत प्रभाव होना चाहिए, यहीं चूक ना हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को जनवादी ताकतें जो ज़मीन पर लड़ रही हैं, जिस भी ज़िले, जिस भी कस्बे में और जिस भी ब्लॉक में, उनको जो है अडॉप्ट करना चाहिए। उनसे जो है गांधीवादी विचारधारा और जो भी जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की विचारधारा है, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की विचारधारा है, उससे ताल्लुकात रख करके इन गद्दारों के साथ लड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज्ञान प्रताप सिंह है। तब जी ये बताइए क्या करते हैं? जी हमारा छोटा मोटा काम है, धंधा है। छोटा मोटा काम धंधा है, कैसा चल रहा है इस समय? इस समय आपको हम बता दें कि काम धंधा इतना भुखमरी के कगार पे चल रहा है कि भाजपा सरकार को तो हम धन्यवाद बोलते हैं कि अब मतलब कि पूरे सबको तो ले डूबे हैं, लेकिन अब वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीति है, ये हम लोग को समझ में नहीं। आपके सांसद 2 दिन पहले आए थे, बड़ा बोले कि सब सही चल रहा है और सारी चीज़ें। अरे कैसे सही चल रहा है? गिट्टी का, बालू का, सीमेंट का, पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ा है। यहाँ ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी है भाड़ा वही है, वही भाड़ा मिला। उसी भाड़े में सोचिए कि पूरे परिवार को चलाना है, ड्राइवर को चलाना है, मोटर मालिक को चलाना है, कुल खर्चा एक ही चीज़ में है। अभी आया तो उनको बोलना चाहिए कि भाड़ा की बढ़ोतरी हो। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल किया था, जबकि उनको ये बात सोचना चाहिए, लेकिन ये आके वो तो विषय में बोले नहीं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का जो है इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जी क्या कहना चाहेंगे? जो क्योटो बनाने की बात बोले थे तो उसका एक पहला ये तो दिख रहा है ना प्रतीक। देखिए पत्रकार महोदय, हमको लगता है बनारस के नहीं है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि आप बनारस के नहीं हैं, आप लग रहा है कहीं बाहर से आए हैं। ये बनारस है, ये बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यहाँ पूरी तरीके से जो आप क्योटो की बात कर रहे हैं और रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, तो आप इससे पहले पता कीजिए कि जहाँ रुद्राक्ष बना है उसके पहले वहाँ प्रेक्षागिरी बनी थी। अब प्रेक्षागिरी में गरीब परिवार का व्यक्ति भी 5,000 रुपये, क्या कहते हैं कि 5,000 रुपये में अपनी बुकिंग को कराता था। आज रुद्राक्ष बनने से थोड़े से भर भौकाल तो बने हैं, थोड़ी सफाइयाँ तो हुई हैं। जो चीज़ें सत्य वो चीज़ें मैं कहूँगा, लेकिन 1 लाख रुपए 1 घंटे की बुकिंग, अगर 24 घंटे का कार्यक्रम करना हो तो 24 लाख रुपए का बुकिंग करना पड़ेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार 24 लाख रुपया 24 घंटे का बुकिंग का कहाँ से लाएगा? मतलब आपको कहने का मतलब जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं बनारस में है वो गरीबों के लिए। मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरीके से पत्रकार महोदय टूट गया है, कर्जों में डूब गया है। बात हुई थी कोरोना काल में 3-3 महीने की ईएमआई छोड़ने की, 3-3 महीने की जो ईएमआई छूटी है उस पे भी तो 3 महीने का ब्याज ले रहे हैं। पूरी तरीके से आप गैस का देखिए, डीजल का देखिए, पेट्रोल का देखिए, बिजली के बिल का देखिए, गंगा सफाई की बात कीजिए। 2 महीने पहले कोरोना काल का जो समय अभी बीता है, उस कोरोना काल से हम लोग अभी उभरे भी नहीं हैं, लेकिन उसी गंगा की गोद में दुनिया भर की लाशें तैर रही थी। ये बताइए कि बनारस के विधायक कोरोना काल में कितना जनता के बीच आए या तमाम सुविधाओं को लोग जनता का कितना साथ देते हुए नजर है? बनारस के जो विधायक कहीं कुछ दिखा नहीं मेरा। यहाँ पे जो भी लोग के पास आप लोग अपने जानने वालों के लिए गए या कुछ बातचीत संपर्क करने को? है, हम लोगों ने बहुत विधायक जी के पास गया भी, हम लोगों ने शिकायत भी किया, लेकिन विधायक जी ने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। जितने भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो भी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं वो केवल गरीब आदमी ही संघर्ष कर रहा है। आज के डेट में आप देख लीजिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी। और आप देखेंगे कि आए दिन युवा पीढ़ी मजबूर होती जा रही है। लूट घसोड़ चोरी उचक्का करने पे आदमी मजबूर है। रीजन करने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम 300 रुपया कमाते हैं तो सामने 500 का खर्चा है। मोदी जी आए परसों, बोले कि हाँ सब कुछ व्यवस्था सही चल रहा है, लेकिन आप ही बताइए, देखिए कि आपके पास क्या व्यवस्था है। मोदी जी आए तो बोले यहाँ सारी चीज़ें एकदम कॉर्डिनेट तरीके से एकदम चल रही हैं, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत पे देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, सब एकदम शून्य है। रही बात हम लोगों की बेरोज़गारी की बात, तो बेरोज़गारी या शिक्षा इतना ज़्यादा इसका स्थिति बुरा हो गया है कि आम आदमी के बस के बाहर हो गया, शिक्षा भी और बेरोज़गारी भी।
ये हमारे साथ बनारस की जनता थी जिसका साफ तौर पे कहना है कि भले ही बनारस के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय विधायक की बात करें तो स्थानीय विधायक कोरोना जैसे संकट काल में पब्लिक के बीच नज़र नहीं आए, पब्लिक की सुनवाई करते नज़र नहीं आए, अस्पतालों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नहीं नजर आए। हालांकि जनता इस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त महंगाई से दिख रही है और सरकार से ये अपील कर रही है कि बढ़ते महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।